हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलता है। बस एक छोटा सा काम ये कर लीजिएगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। इस वक्त हम लोग जो सीबीएसई 12th के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए हम लोग PYQ कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स के। उसके तहत हम लोगों ने 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक आपका था सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का और दूसरा टॉपिक हमारा जो था वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। तीसरा टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। पहले वाले दोनों थोड़े से छोटे थे लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, एटम एंड न्यूक्लियाई का। क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इससे। आपके एक पेपर में मान के चलिए कि 5 to 7 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसलिए ये उसके देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं हमारा जो एटम एंड न्यूक्लियाई का जो कि हम लोग ईयर वाइज चलते हैं 2020 फिर 21 फिर 22 21 में टोटल हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ था, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो आपको कर ही करने, और वैसे भी जो आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उनसे भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 2022 की सारी सीरीज, 20 की भी सारी सीरीज, 22 की भी सारी सीरीज, 23 24 की सारी सीरीज, यानी जितने सीरीज में क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं सबको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका 20 का सबसे पहला ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आया है। हम क्या करेंगे इसमें कि हम आपको PDF डाल देंगे जिससे आपको वहां पर नोट करने में आसानी हो। आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। Derive an expression for the frequency of radiation emitted when a hydrogen atom de-excites from level n to level n-1. Also show that for large values of n, this frequency equals to classical frequency of resolution of an electron. यानी आपको इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके को एक एक्सप्रेशन डराइव करना है किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, जब एक हाइड्रोजन एटम हमारा डी एक्साइट होता है लेवल n से लेवल n-1 में। और ये भी दिखाना है आपको कि अगर हम n की लार्ज वैल्यूज ले लें, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज ले लें, तो उसके लिए जो ये फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, इक्वल होती है। ये आपको यहां पर प्रूव करना है। तो चलिए, We know that according to Bose theory, हमको पता है, टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ है अगर, तो हमको ये जानकारी है कि बोस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा डी एक्साइट होता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल में, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा होता है F इक्वल्स टू 2π² mk² z² e⁴ अपॉन h³, 1/n1² माइनस 1/n2²। इसी से हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी तैयार होता है। इसी फॉर्मूले से आगे हम लोग जब चलते हैं तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है हायर लेवल से लोअर लेवल में हो रहा है, यानी N2 की वैल्यू हमारी n है और N1 की वैल्यू n-1 है। तो N2 की जगह पर हम n रख देंगे, N1 की जगह पर हमने n-1 पुट कर दिया है और इसको हमने सॉल्व किया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई, F इक्वल्स टू 2π² mk² z² e⁴ अपॉन h³, 2n-1/n² and -1 का होल स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए, तो अगर लार्ज वैल्यूज ऑफ n की बहुत बड़ी वैल्यू है तो 2n-1 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2n लिख सकते हैं, n-1 को अप्रोक्सीमेटली हम n लिख सकते हैं, और z की वैल्यू हम हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगी। तो हमने वो सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी की ये वाली, ये हमारी वही वैल्यू है जो कि किसी जो nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी होती है उसी की वैल्यू ये होती है। बस आपको यही यहां पर एक लाइन आगे नोट कर देनी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज सेम एज द ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और ये आपका होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। अगला क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है, 3 और 2 का डिवीजन होगा। क्वेश्चन हम देख लीजिए क्योंकि इसका हम अभी इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। यहां पर स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स आपको लिखने हैं, एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर बोर्स रेडियस, और बोर की रेडियस निकालनी। दूसरा है फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ्स अमंग द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपको फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है किसके किसके बीच लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी हम लेंगे, बामर सीरीज की लेंगे हाइड्रोजन एटम की। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लें, आपका ये क्वेश्चन था, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बोर्स रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले ए वाला हम लोग देख लेते हैं। बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, पहला 1913 में प्रोफेसर नील बोर ने एक मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में हमको बताता है। उसका पहला पोस्टुलेट ये है, द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल इज द इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर स्टेशनरी यानी स्थिर और नॉन रेडिएटिंग यानी बगैर किसी रेडिएशन के सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव करता रहता है। ये दो वर्ड आपको देखने हैं, स्टेशनरी होना चाहिए और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट्स है ये, यानी उन ऑर्बिट्स के में रोटेशन के दौरान एक तो पहली बात तो स्टेशनरी होगी और दूसरी बात ये है जो है वो किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं होगा। There are two forces acts on the atom या न्यूक्लियर या इलेक्ट्रॉन पर दो तरीके के फोर्स कार्य करते हैं। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन क्लोज टू सर्कुलर ऑर्बिट। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रॉन को उसके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए उस पर लगता है। दूसरा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। बैलेंस करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उस पर कार्य करता है। यानी पहले आपके पोस्टुलेट में आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है, स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है। इस मूवमेंट के दौरान उस पर दो तरीके के फोर्स कार्य करते हैं। देयर आर टू फोर्सेस एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन। पहला फोर्स है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको सेंटर की ओर लगता है उस पर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए, और दूसरा हमारा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बैलेंस करता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है। दूसरा है एन इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपको ध्यान रखना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यानी इलेक्ट्रॉन हमारा सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा या कर रहा है जिनका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के होता है। यानी कि mvr टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये nh/2 पाई के इक्वल होता है। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट हो गया। तीसरा पोस्टुलेट आपका क्या है, द रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस ओनली। जो एनर्जी का रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगी हमको जब इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा किसी वन परमिटेड ऑर्बिट से किसी अदर परमिटेड ऑर्बिट में। तो परमिटेड ऑर्बिट ही होनी चाहिए, नॉन परमिटेड ऑर्बिट्स में यहां पर रेडिएशन एनर्जी हमको नहीं मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि इफ E1 and E2 be the energies associated with ground state and steady state of electron, तो Hν equals to E2 minus E1। यानी उन दोनों के बीच जो लेवल है हमारे हायर और लोअर, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो Hν के बराबर होगा, यानी एक फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन या एब्जॉर्प्शन, दोनों में पॉसिबिलिटी होती है। चूंकि अब हमको रेडियस निकालनी है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर बोर्स रेडियस। बहुत आसान सा है, पहले वाले से आपको फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला mv²/r, आर हम रेडियस मान लेते हैं, रेडियस निकालनी है बोर ऑर्बिट की। और दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो k × ZE² 1/4πε0 Q1 Q2/r² से है ये, k × ZE²/r², हमने कट कर दिया, mv² की वैल्यू निकाल ली। सेकंड पोस्टुलेट हमारा कहता है mvr = nh/2 पाई, यहां से हमने v की वैल्यू निकाल दी, v की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दिया, r की वैल्यू आपकी आ गई। ये nth ऑर्बिट की रेडियस हमारी आ गई। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो n की वैल्यू हम 1 रख देंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए और z की वैल्यू 1 रख देंगे। तो ये हमारी वैल्यू, सारी वैल्यू इसमें सब कुछ हमको पता होता है क्या है, h पता है, 4 पाई m के ये सब पता है।
तो सारी वैल्यू जब आप यहाँ पर रख दोगे तो आपकी जो बोर की रेडियस आ जाएगी वो 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। अब हम लोग ये रेशियो निकाल लेते हैं, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बामर सीरीज का जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करता है हायर लेवल से लोअर लेवल में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ इक्वल्स टू r 1/ni², यानी इनिशियल कह सकते हैं आप इसको ऑर्बिट, और 1/फाइनल यानी nf², ये आपका 1/n1² माइनस 1/n2² भी आप कह सकते हैं। वो बामर सीरीज, पासन सीरीज, लाइमन सीरीज, कौन सी सीरीज बन रही है उसकी बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर बामर सीरीज की बात करें। अब देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारे पास जो बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसमें जो जंपिंग होनी चाहिए वो इंफिनिटी से और सेकेंड ऑर्बिट में होनी चाहिए, यानी ni की जो वैल्यू हमारी होगी वो 2, इनिशियल स्टेट हमारी 2 होती है, बामर सीरीज के लिए 2 ही होती है हमारी, और फाइनल जो हमारी है इंफिनिटी से सेकेंड स्टेज में अगर आएगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी इसकी। ध्यान ये रखना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर होगी तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी उसकी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इंफिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट में हमने क्या किया, एनएफ की वैल्यू यहाँ रख दी इंफिनिटी, एनआई की वैल्यू 2, ये आ गया। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जस्ट एबव वाला जो होता है उसी से सेकेंड ऑर्बिट में, तो एनएफ इक्वल टू 3, एनआई इक्वल टू 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और इसमें हमने वैल्यू रख दी, तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का जो रेशियो आ गया वो 9/5 का आ गया। अगला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का था, इसका पहला वाला पार्ट 3 मार्क्स यानी 5 नंबर में क्वेश्चन था आपका, ये अच्छा क्वेश्चन था। 2 न्यूक्लियाई है, मास नंबर्स इन द रेशियो 27:1:125, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई। ये मास नंबर दिए गए हैं, न्यूक्लियर रेडियाई का रेशियो आपको निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला हमारा हमको पता होना चाहिए कि मास नंबर और न्यूक्लियर रेडियाई में फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁴ हमने इसमें रख दिया 27/125, तो 0.5 आ गया, 1 मार्क का था। और अगला है क्वेश्चन, ए न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन ए 5p10, ये क्वेश्चन दिया गया हमारा, न्यूक्लियस एंड एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, द न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज, ये न्यूक्लियर रिएक्शन दी गई है आपकी 0n1 + 5b10 बोरॉन भी कह सकते हैं इसको, तो 2 हीलियम 4 इन्होंने कहा कि ये निकल रहा है इसमें एक अल्फा पार्टिकल, तो क्या बचेगा, लिथियम बचेगा हमारा 3Li7। ध्यान ये रखना है कि इनका आपका एडिशन बराबर होना चाहिए 3 to 5, और ये बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन। तो ये आपका 3 लिथियम 7 था। अब अगला है हमारा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, हैवी न्यूक्लियस p ऑफ मास नंबर 240, एक न्यूक्लियस दिया गया जिसका मास नंबर 240 है, एंड बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, यानी एक p हैवी न्यूक्लियाई है जो 2 पार्ट में ब्रेक होता है q और r में, मास नंबर्स दिए गए हैं उनके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी गई है उनकी दोनों की, आपको एनर्जी कितने रिलीज होगी फिशन में ये हमको पता करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या है, हैवी न्यूक्लियस का मास नंबर दिया है, एपी की वैल्यू हमने लिख ली और ईपी भी लिख लिया, बाइंडिंग एनर्जी सबके लिए हमने जो है वो मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी, और फिर ये इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा पी ब्रेक होता है यानी 240 पी ब्रेक होता है वो 110 क्यू में 130 आर में और प्लस एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी की हमको वैल्यू निकालनी। तो हमको जो एनर्जी रिलीज है उसकी वैल्यू, फॉर्मूला हमारा बाइंडिंग एनर्जी का जो होता है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी जो हमको प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर ये उसकी, और माइनस जहां से हमारी ये ब्रेकिंग होती है वहां से उसको मास नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है, वहां से हमने लिख लिया है। तो AQ और AQ AR ER माइनस APP सबकी वैल्यू हमने रख दी, तो ये आ गया E = 203 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो क्वेश्चन है हमारे वो हम लोग आगे करेंगे।